Chapter 8, The Conquest of Bengal. Over the year of English East India Company set up more factories and expanded its trading network in India. The provinces of Bengal is included present day areas of Bengal, Bihar and Odisha, and it was a very fertile and the wealthy province with a flourishing traders from countries such as Britain, France and Holland competed with each other to gain trading rights to the provinces. यानी कि over the years ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे हिंदुस्तान में बहुत सी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर ली थी और यहाँ से ये बिजनेस करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते थे और ट्रेडिंग नेटवर्क हमारी इंडिया से बहुत ही फ्लॉरिश हो गया था। और उस वक्त जो प्रोविंस बंगाल था, आज के दिन में अगर हम बंगाल को कहें तो उस वक्त बंगाल 3 स्टेट्स में इंक्लूडेड था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये जो तीनों एरिया था जो उस वक्त बंगाली कहा जाता था, यहाँ पर बहुत ही फर्टाइल जो सॉइल है बहुत ही फर्टाइल है, जिस वजह से ये एक बहुत ही वेल्दी प्रोविंस है, क्योंकि सॉइल फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन भी अच्छा होता है और साथ ही साथ सी कोस्ट एरिया है तो ट्रेड भी बहुत अच्छा होता है। और बहुत सारे ट्रेडर्स जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, ब्रिटेन और हॉलैंड के हमारे हिंदुस्तान से इन्होंने ट्रेड रिलेशंस यानी बिजनेस संबंध बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की होड़ में ये लोग लग गए। उस समय बंगाल के नवाब थे और अब देखिए कि बंगाल के नवाब और ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कैसे रिलेशंस थे। तो 1717 में कंपनी ने रिसीव किया रॉयल फरमान फ्रॉम द मुगल एम्परर फरुख सियार से, जिसमें कि विच ग्रांटेड देम फ्रीडम टू ट्रेड इन बंगाल विदाउट पेइंग टैक्सेस। यानी मुगल बादशाह जिसका नाम फरुख सियार था, उसने 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये ग्रांट दे दिया कि वो बंगाल से बिना टैक्स भरे बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि जो सी कोस्टल एरियाज़ हैं जहाँ से बिजनेस होता है, एक रूल है कि यहाँ से जो भी माल एक्सपोर्ट होगा या इंपोर्ट होगा, क्योंकि बाहरी देशों में जाने हैं तो यहाँ से टैक्सेस लिए जाएंगे। लेकिन अब फरुख सियार ने ब्रिटिश को ये फरमान तो जारी कर दिया। कंपनी ऑल्सो गॉट द राइट टू इशू पासेस और दस्तख्त फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ द गुड्स, है ना, उनको पूरा अधिकार था कि वो किसी भी सामान का फ्री मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी करा सकते हैं। एंड दिस अलाउड द कंपनी टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट एंड ड्राइव आउट कंपटीशन। यानी ये जो फरमान इनको मिला था उसने इनके हौसले को बढ़ाया, ये हौसला कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएँ और किसी को भी अपने सामने टिकने ना दें, यानी इनके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हो गए। The British East India Company established the most profitable and prosperous trading settlements in Calcutta. However, the Nawab of Bengal lost out on taxes. यानी कि कलकत्ता के साथ इनके और भी प्रॉफिटेबल और प्रॉस्परस संबंध हो गए, क्योंकि कलकत्ता भी उस समय सी कोस्ट एरिया था जो अपने में ही एक बहुत ही प्रॉफिटेबल लैंड था। यहाँ से भी इनको प्रॉफिट होना शुरू हो गया। जबकि नवाब और बंगाल जो थे वो तो टैक्स की मांग कर रहे थे, लेकिन जो फरुख सियार ने चूंकि उनको एक फरमान दे दिया था कि बंगाल से वो टैक्स नहीं, विदाउट टैक्स बिजनेस करेंगे, तो इस तरीके से ब्रिटिश की मनमानी हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही फर्टाइल और बहुत ही प्रॉस्परस प्रोविंसेस में होने लगी। कंपनी थी उसने गेन करने लगे वो और भी एडवांटेजेस ओवर अदर मर्चेंट्स who had to pay taxes and could no longer compete with the British on an equal footing। यानी जितने और दूसरे मर्चेंट्स थे भाई उनको जो है वो पे करना पड़ता था, टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। तो प्रॉफिट तो उनको होता था, लेकिन जो वो टैक्स पे करते थे उसके एवरेज में ब्रिटिश कोई टैक्स पे नहीं करते थे। तो यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर्स थे ब्रिटिश के वो भी वीक हो चुके थे।
The company relation with the Nawab of Bengal were not cordial and were prone to conflict over use of the dastak. The British officers who carried on private trade were supposed to pay taxes like the other merchants. ठीक है, यानी कि जो अदर मर्चेंट्स थे उनको इस दस्तक के तहत अपनी जो भी बिजनेस करते थे उसका इनको टैक्स पे करना पड़ता था. इसके एवरेज में ब्रिटिश को बिल्कुल नहीं करना पड़ता था. अब क्या था, उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, जिन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि ब्रिटिश हमारे इतने प्रॉस्पेरस प्रोविंसेस से बिजनेस कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है और हमें उस मुनाफे का एक हिस्सा भी नहीं दे रहा है. यानी आप जानते हैं कि जितने भी रूलर्स हैं उनकी जो ट्रेजरी में खजाना आता है वो कहाँ से आता है. जो टैक्सेस हम लोग पे करते हैं, चाहे वो ट्रेड टैक्स हो या फिर वो प्रोडक्शन या फूड प्रोडक्शन टैक्स हो. फ्रूट प्रोडक्शन टैक्स तो मिल रहा था, लेकिन जो फ्लोरिश ट्रेड टैक्स था वो सिराजुद्दौला को नहीं मिल रहा था. इस वजह से सिराजुद्दौला ने जब इस टैक्स की मांग करी तो ये टैक्स बैटल ऑफ प्लेसी का रूप ले लिया. अब ये बैटल ऑफ प्लेसी क्या थी, जिसमें क्या था, नवाब सिराजुद्दौला ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फोर्स किया कि वो मतलब एक भगीरथी रिवर के पास एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था. ये 150 किलोमीटर नॉर्थ है कलकत्ता में एंड द साउथ ऑफ द मुर्शिदाबाद. कंपनी वन अ डिसिसिव विक्ट्री ओवर द नवाब ऑफ बंगाल ऑन 23 जून 1757. यानी जब नवाब ने मांग करी टैक्स की तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला के ही जो कह सकते हैं कि आर्मी कमांडर थे मीर जफर, उनके साथ मिल करके सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लेसी में ललकारा. और ये बैटल ऑफ प्लेसी हुई 1757 में 23 जून. और इस बैटल में का टर्निंग पॉइंट ये रहा कि हिंदुस्तान में सिराजुद्दौला तो पकड़े गए और मारे गए और हिंदुस्तान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पैर अब जम गए. यानी यहीं से फाउंडेशन डाली गई हमारे हिंदुस्तान के प्रोविंसेस को कॉन्कर करने की. ब्रिटिशर्स को बहुत फ़ायदा हुआ जब उन्होंने बंगाल को कॉन्कर कर लिया. और ये कॉन्कर करने के बाद अब उनकी जो डिमांड थी या कह सकते जो उनकी इच्छा थी या जो उनका लालच थी वो बढ़ती ही चली गई. अब ये बैटल ऑफ प्लेसी के कॉजेस क्या थे, एनिमोसली बिटवीन द नवाब एंड द कंपनी. आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दीन खान, Sirajuddaulah became the Nawab of the Bengal. He wanted to check the growing power of the British. He tried to control the corrupt British officers and asked them to pay taxes. But British refused, which greatly agreed the Nawab. यानी कि बंगाल में सिराजुद्दौला जब नवाब बने अलीवर्दी खान की डेथ के बाद, तो इन्होंने ब्रिटिश की बढ़ती हुई पावर पे कंट्रोल करना चाहा, उनकी मनमानी को पे कंट्रोल करना चाहा और उनसे टैक्स की मांग करी. तो ब्रिटिशर्स ने जो है टैक्स देने से मना कर दिया और उनके जो करप्ट ऑफिसर्स थे उनको अपने साथ में मिला करके इनके साथ जो है वो वॉर किया और इस वॉर में सिराजुद्दौला को हराया. नाउ द फोर्टिफिकेशन ऑफ द ब्रिटिश सेटलमेंट इन कलकत्ता. अब आपने देखा कि ब्रिटिश ने किस तरीके से अपने को हिंदुस्तान में सेटल कर दिया. एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पैर तब और मजबूत हो गए. और उसके बाद जब नवाब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अथॉरिटी को चैलेंज किया तो सिराजुद्दौला ordered both the British and the French in his territory to pull down the fortification. French agreed but the British refused to obey. यानी कि फोर्टिफाइंग का मतलब होता है कि अपने पूरे किले को चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवार से घेर लेना ताकि फॉरेन अटैक से बचे रहें. तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को फोर्टिफाइड कर दिया था कलकत्ता में. Now siege of the Calcutta, सिराजुद्दौला marched towards कलकत्ता with a large army. और यहाँ पर उन्होंने फोर्ट विलियम बनवाया 1756 में. ब्रिटिश ने इनको कैप्चर कर लिया. उस समय ब्रिटिश लीडर रॉबर्ट क्लाइव थे 1757 में.
ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन किया गया रॉबर्ट क्लाइव और नवाब के द्वारा, लेकिन द नवाब हैड टू रिस्टोर द ट्रेडिंग राइट्स, पर नवाब माने नहीं और उनको उनके ट्रेडिंग राइट्स जो है की डिमांड करते रहे ईस्ट इंडिया कंपनी से, जिससे कि ब्रिटिश को ये बिल्कुल भी नागवारा महसूस हुआ। उसके बाद ब्रिटिश के साथ कॉन्स्पिरेसी की गई। मीर जफ़र जो कि कमांडर इन चीफ थे सिराजुद्दौला के, उन्होंने अपने मालिक के साथ दगा करके ब्रिटिशर्स का साथ दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनसे वादा किया था कि वो अगला सुल्तान यानी अगला महाराज और नवाब बंगाल का वो उसे ही बनाएंगे। और लास्ट में सिराजुद्दौला को मारने के बाद मीर जफ़र को ब्रिटिश ने अपनी शर्त के हिसाब से बंगाल का नवाब बनाया, और नवाब बनने के साथ ही मीर जफ़र ने ब्रिटिशर्स को बहुत कुछ इनाम में दिया। और 5 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जफ़र को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, और उनकी इस खुशी से मीर जफ़र ने ब्रिटिशर्स को काफ़ी कुछ प्रेजेंट किया, और फाइनली जो है नवाब और ब्रिटिश के बीच में समझौता हो गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो भी इसका एक्सप्लेनेशन है मैं आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। अभी के लिए इतना ही, ताकि आप अच्छे से समझ सकें, अच्छे से लर्न कर सकें और समझ सकें कि क्या टर्म्स थे इस चैप्टर के। उसके बाद ही इस चैप्टर में कुछ आपको चेक पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये चेक पॉइंट्स आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस तरीके से इसके जितने भी चेक पॉइंट्स हैं, और इसके बाद लेट्स डू दिस, ये इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा।